This conference will now be recorded. एसेट्स आपको गिवन है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और व्हीकल। 4 एसेट्स गिवन है। बैलेंस एज ऑन 30th जून 2019, मतलब साल के शुरू का बैलेंस हमें गिवन है। ओके की बात, साल के शुरू में कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट आपको बताई हुई है 100,000, 70,000, 180,000 और 8800। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन थाउजेंड्स में है। ये सारी चीजें लैंड की है ही नहीं, बिल्डिंग, प्लांट और व्हीकल की है। ये जो इसके ऊपर छोटा सा स्टैरिश बना होता है, इसको भी लाजमी कंसीडर किया करें। रीवैल्यूएशन सरप्लस, इसका मतलब है ऑलरेडी आपके पास वो एसेट्स रीवैल्यू पे हैं। रीवैल्यूएशन सरप्लस आपका बिल्डिंग से रिलेटेड 16,000 का ऑलरेडी अवेलेबल है। डेप्रिसिएशन है कि जो लैंड की है उसकी तो लाइफ इन्फिनिट होती है। स्ट्रेट लाइन 20 साल, स्ट्रेट लाइन 15 इयर्स और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 20%। उसके बाद क्वेश्चन नीचे स्टैरिश आ जाए, एन अमाउंट ऑफ ₹12 million हैड बीन चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रीवियस रीवैल्यूएशन। इसका मतलब ये है, ये हमारा रीवैल्यूएशन लॉस है, क्योंकि रीवैल्यूएशन लॉस हम प्रीवियसली चार्ज करते होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम रीवैल्यूएशन लॉस चार्ज करते होते हैं और रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में लिखते होते हैं, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में। डन। अब आगे चलते हैं। ऑन 30th जून 2020, मतलब साल के एंड पे, द रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग वाज असेस्ड बाय स्मार्ट कंसल्टेंट एट 120 and 35 million रिस्पेक्टिवली। लो मेरे भाई, साल के एंड पे रिवैल्यूएशन हो रही है। एक बात याद रखें, जिस तरह से आप लोगों ने अपना पेपर खराब किया, कुछ लोगों ने, सब ने नहीं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का, कि क्वेश्चन को अपीयरेंस देखकर डर जाते हो। अभी वो क्वेश्चन पेपर आपको मैं अगर सॉल्व करवाऊं तो आप लोगों ने अपने हाथों पे चक्कियां काटनी है कि ये पेपर हम पास कर सकते थे। पेपर से डरने की बजाय पेपर को सॉल्व किया जाता है और फिर बंदा पास भी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये समझते थे कि उनका पेपर नहीं पास होगा, लेकिन हुआ है, सिर्फ उन्होंने सॉल्व करके आए। पेपर जिस फॉर्म में आ जाए उसकी फॉर्मेटिंग चेंज होती है, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होते। कॉन्सेप्ट हमेशा वही होते हैं जो आप लोग पढ़ लेते हो। तो इसमें ये हमारे पास है एट द एंड ऑफ द रिवैल्यूएशन, एट द एंड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन है, और उसने लैंड और बिल्डिंग के बारे में बता दिया। फिर वो कहता है सेटिंग अप ऑफ अ न्यू प्लांट वाज कमेंस्ड ऑन 1 जुलाई 2019। कहता है कि नया प्लांट आप लगा रहे हो, ठीक है ना, उसको 1 जुलाई 2009 एंड सब्सटेंशियली कंप्लीटेड ऑन 29 Feb 2020। सब्सटेंशियली कंप्लीटेड का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका कंप्लीट हो गया। द प्लांट वाज अवेलेबल फॉर यूज ऑन 1 अप्रैल 2020, अवेलेबल फॉर यूज एंड इमीडिएटली पुट इनटू द यूज। अच्छा मुझे बताओ, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा कि एसेट को डेप्रिशिएट कब करना शुरू करते हैं? जब सब्सटेंशियली कंप्लीट होगा, अवेलेबल फॉर यूज होगा, या कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, मतलब एक्चुअल में यूज होगा। जब वो अवेलेबल फॉर यूज होता है तब हम उसको डेप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं। इसके अंदर उसने कह दिया कि इमीडिएटली पुट इनटू यूज। अगर वो बाद में भी यूज करता तब भी हमने अवेलेबल फॉर यूज वाले दिन से डेप्रिशिएट करना शुरू कर देना था। यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट एस्टिमेटेड 10 years, डिटेल ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड आर एज अंडर। 1 अगस्त 2019 को फर्स्ट पेमेंट की 12,000 की, मतलब ये हमने एसेट जब स्टार्ट किया तो 1 अगस्त को एक किस्त पे की, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे की 1 अक्टूबर को, थर्ड पे की 29 फरवरी को, और फोर्थ पेमेंट की 31 जुलाई को।
टोटल हमने जो पैसे दिए वो दिए हैं 1,20,000, राइट। द कॉस्ट ऑफ द प्लांट थ्रू, अच्छा ये सारे का सारा बोरोइंग कॉस्ट का है, पूरे का पूरा ये हमारा टॉपिक है, बोरोइंग कॉस्ट पूरे का पूरा उससे रिलेटेड है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये जो स्टैंडर्ड है ना 5 IS 16 30 36 20 23 और 40, ये 5 स्टैंडर्ड मिक्स होके आते हैं। अब अगर आप गौर फरमाए आगे वो उसने गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में भी बात कर दी कि 20 मिलियन हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, तो ये तो हम यहाँ पर अब कर ही नहीं सकते क्योंकि आप लोगों ने बोरिंग कॉस्ट का टॉपिक अभी नहीं पढ़ा। तो हम कोई पिछला क्वेश्चन कर लेते हैं, या आपने अगर कोई क्वेश्चन किया है तो वो बता दें, उसको देख लेते हैं। इसमें भी गवर्नमेंट ग्रांट है। अब गौर फरमाए कि ये टॉपिक कितने एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर फिजिकल क्लासेस पे चांस है ओपन होने का? बिल्कुल है, अब 1-2 दिन के अंदर ये इन्होंने करना है। अब देखो क्या करते हैं, 1-2 दिन के अंदर इन्होंने करना जरूर है। अनाउंस करेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम भी इसी का ही इंतजार कर रहे हैं मेरे भाई। ये बोरिंग कॉस्ट आ गई, मतलब हर सवाल जो IS 16 का है उसके अंदर आपके पास या गवर्नमेंट ग्रांट की चीजें हैं या ये। अब ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 4। अब्दुल मुईज ने कहा है कि सर क्या हम गवर्नमेंट ग्रांट और IS 36 दोबारा पढ़ेंगे? टाइम पे डिपेंड करता है मेरे भाई, टाइम पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था शायद, हाँ जी, इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर का ये क्वेश्चन हमारा हो गया था। ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, जो चेंज इन एस्टिमेटेड लाइफ, और इसका सोल्यूशन मैंने कहा था कि एग्जाम के साथ आपका आई कैप के सजेस्टेड आंसर के साथ मैच नहीं करेगा। आगे तो कॉस्ट मॉडल के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो मेरा तो ख्याल यही है कि IS 16 के क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए हमें बाकी टॉपिक का पढ़ना जरूरी है। लेकिन क्योंकि अभी कुछ लोगों का मुझे आज मैसेज रिसीव हुआ कि सर वो लाहौर आ रहे हैं, तो ये टॉपिक तो हमने करना है मेरे भाई। इसके अलावा अगर आप को क्वेश्चन में कोई इशू है तो बताएं, हम देख लेते हैं, वरना हम नया टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसको दोबारा देखेंगे इंशाल्लाह। तो हम नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहले तो आप ये देखें कि हमारे पास अब्दुल मोइज ने कहा है कि हमने इसके लेजर पढ़ लेते हैं। ठीक है अब्दुल मोइज भाई, हम लेजर पढ़ लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा हो गया। हम इसके लेजर्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेजर पढ़ने से पहले ना मैं आपको एक दफा दोबारा, क्योंकि आप भी थोड़ी जरी सी बात है सीरियस हो गए हो, और इसके बाद फिर एक दफा हमारी ईद आनी है, एक बड़ी ईद आनी है 2 महीने बाद, तो उस तक हमने अपनी तैयारी हर हाल में पूरी करनी है। मतलब 2 महीने हमारे पास हैं प्रॉपर पढ़ने के लिए। हमारे पास ना पहले बताया हुआ एक दफा दोबारा बता दूं ताकि आप थोड़े सीरियस हो। जो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शन है जिसमें से पेपर आता है। सेक्शन ए में से जो पेपर आपको आएगा वो तकरीबन आपका 20 to 30 मार्क्स का आएगा। मिनिमम 20 मार्क्स, मैक्सिमम 30 मार्क्स। मिनिमम 20 मार्क्स, मैक्सिमम 30 मार्क्स। और इसमें 3 चैप्टर हैं, मतलब 3 चैप्टर में से कम से कम 2 सवाल कंफर्म आते हैं। एक आपके पास आएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी IS 1 के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और एक आएगा IS 7 में से कैश फ्लो का।
और एक है रेशो का। ये 3 टॉपिक में से एक क्वेश्चन कंफर्म माना है और इस दफा कैश फ्लो सबसे ज्यादा हिट लिस्ट पे है। मतलब कैश फ्लो से लाजमी सवाल आएगा, बुरा आए, अच्छा आए, अजीब आए, अमीर आए, जिस तरह का मर्जी होगा, लेकिन आएगा जरूर। और बाकी एक क्वेश्चन बनेगा इन दोनों को मिला के, कोई एक क्वेश्चन मिला के नहीं, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा 8 एक नंबर का। कैश फ्लो का लेंथी क्वेश्चन आएगा और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। और मुझे लगता है, बाकी अल्लाह को जो मंजूर होगा होगा वही, मुझे लगता है इस दफा ये 2 टॉपिक से 2 क्वेश्चन आएगा। मुझे लगता है बाकी रेशो से भी आ सकता है पेपर, 2-4 नंबर का तो आएगा ही आएगा। उसके बाद सेक्शन बी में से एक सिंगल एंट्री का टॉपिक है, एक है इनकम एक्सपेंडिचर का, और एक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, यानी इसे मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। इस दफा इसमें से भी 20 से 30 नंबर का पेपर लाजमी आता है, 20 to 30 मार्क्स, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30। और इस दफा जहां तक मुझे लगता है इन 2 टॉपिक से सवाल आएंगे, जहां तक मुझे लगता है। बाकी मैंने वही कहा है कि बेहतर अल्लाह को ही पता होता है। अब 4 टॉपिक्स में से जो मैंने अभी सर्कल किए हैं, इसमें से आपका तकरीबन मिनिमम 40 नंबर और मैक्सिमम 60 नंबर, मिनिमम 40 और मैक्सिमम 60। बाकी वही मैं कह रहा हूं, आएगा पेपर और उसने फॉर्मेटिंग अपनी अजीब करनी होती है मेरे भाई, मान जाओ इस बात को। ऐसे ना का सोचा करो कि बस हम पेपर पकड़ेंगे और इस टॉपिक से सवाल आएंगे तो कर लेंगे। हर पेपर में से सवाल होता है ऐसा कि आप शुरू करो तो हो जाए लेकिन बाद में फंस जाओ, ऐसा पॉसिबल होता है। लेकिन उसको जितना हो सकता है करके आते हैं। सेक्शन सी के 2 हिस्से होते हैं। सेक्शन सी में 2 हिस्से होते हैं, ये सारा स्टैंडर्ड का होता है। IS 16, IS 36, IS 20, IS 23, IS 40। इसमें से 2 सवाल आते हैं। एक सवाल आता है IS 16 प्लस मिक्स, मतलब क्वेश्चन IS 16 का होता है। अभी जैसे हमने क्वेश्चन देखे कि उसमें 36 भी मिक्स होता है, उसमें 20 भी मिक्स होता है, उसमें 23 भी मिक्स होता है, उसमें 40 भी मिक्स हो सकता है। लेकिन 2 क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं, एक क्वेश्चन IS 16 से और एक क्वेश्चन बाकी सब से कोई एक क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन आता है IFRS 15 से। टोटल इस सेक्शन की वेटेज है 40 to 60 मार्क्स। टोटल जो वेटेज है, टोटल वेटेज, जिसमें इन 5 टॉपिक्स की जो वेटेज है वो चलती है जनाब आपकी मिनिमम इसमें से 25 नंबर आने ही आने, मिनिमम 25 से 35 नंबर का पेपर इन टॉपिक्स में से आना ही आना, मिनिमम 25 मैक्सिमम 35। और 35 से भी, बल्कि 25 से 40 कर लो, इस दफा 40 से भी ज्यादा नंबर का पेपर आया इसमें से। और IS 15 में से मिनिमम 8 और मैक्सिमम 15 नंबर तक, ये 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन कंफर्म है। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, मैं आपको 6 सवाल बता देता हूं जो पेपर में लाजमी आएंगे। 6 सवाल टोटल आपके सवाल होंगे पेपर के अंदर, 8 सॉरी, एक MCQs का होता है ना, एक MCQs का लाजमी आएगा 6 सवाल। इस दफा एक सवाल आएगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी से, एक सवाल कैश फ्लो का, एक सवाल सिंगल एंट्री का, एक सवाल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, 4, एक सवाल I15 का 6, 5 हो गए। और छठा ये सवाल IS 16 प्लस मिक्स, एक MCQs का आएगा और बाकी एक सवाल आएगा इन टॉपिक्स को मिक्स करके।
और अब हम आज तो मैं लेजर ही आपको सिखा देता हूं, लेकिन कल से मैं इंशाल्लाह आपको सेक्शन 1 पहले स्टार्ट करवा कर खत्म करूंगा, सेक्शन ए कल से। और सेक्शन ए के बाद या तो अगर आप कहते हो कि हम ये सेक्शन भी पढ़ सकते हैं, ये पूरा 16 पढ़ लिया है, लेकिन ये आप बोर हो जाओगे। 20 और 36 एक दफा पढ़ा हुआ है, बस एक दफा गो थ्रू करना है। 23 और 40 भी इतने बड़े स्टैंडर्ड नहीं है, छोटे छोटे स्टैंडर्ड है। ये हम दोबारा भी पढ़ सकते हैं और मुझे पढ़ना भी पड़ेगा, एक दफा हमें उनको सबको देखना भी पड़ेगा। तो हम कल इंशाल्लाह IS 1 स्टार्ट करते हैं, फिर IS 7 स्टार्ट कर देंगे और फिर रेशो पढ़ लेंगे। कल हमने ये काम पूरा करना है, कल से यानी शुरू करना है हमने। तो सेक्शन ए पहले खत्म करेंगे, सेक्शन ए खत्म करने के बाद इंशाल्लाह सेक्शन बी खत्म करेंगे। अब सेक्शन वाइज उसको खत्म करने के बाद फिर हम इंशाल्लाह अल्लाह करेगा तो फिर आपकी फिजिकल क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी और साथ अपना काम भी हमारा शुरू हो जाएगा। फिजिकल क्लासेस अगर हमें 1 महीना 1.5 महीना मिल गई तो काफी हद तक काम हमारा हो जाएगा। चलें जी, मोइज ने कहा है कि जनाब लेजर्स बता दें। लेजर्स मेरे भाई हमारे जर्नल हमारे तलहा का माइक ऑन आ रहा है, माइक अपने ऑफ रखा करें काइंडली। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अगर आप लोग एसेट का लेजर बनाते हो रीवैल्यूएशन के अंदर, एसेट के लेजर को कॉस्ट का लेजर भी कहा जाता है। रीवैल्यूएशन मॉडल के अंदर या रीवैल्यूएशन के अंदर एसेट को कॉस्ट का लेजर भी कहा जाता है। कुछ लोग जर्नल एंट्री पास करके ये बना लेते हैं और कुछ लोग जर्नल एंट्री के बगैर भी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एसेट का लेजर बनवा लेता हूं दो तरह से। अगर हो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, रीवैल्यूएशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। आ जाओ जरा, अगर रीवैल्यूएशन एट स्टार्ट होती है तो हम अपनी एंट्री जरा सोचो, और अगर एट द एंड होती है तो अपनी एंट्री सोचो जरा। अगर एट द स्टार्ट होती है रीवैल्यूएशन, रजा ने पूछा है कि सर ये लेजर्स पेपर में आते हैं, आज तक तो नहीं आए, अभी तक तो नहीं आए, लेकिन किस्मत का कुछ पता नहीं चलता। अभी तक जितनी पेपर जो रीवैल्यूएशन का पेपर या एक्सट्रैक्ट बनाने आए हैं या जर्नल एंट्रीज पास करनी है। एट द स्टार्ट ऑफ द रीवैल्यूएशन में हम सबसे पहले एक एंट्री पास करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट, फिर एक एंट्री पास करते हैं रीवैल्यूएशन की, याद हो आपको, फिर एक एंट्री पास करते हैं डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर एक एंट्री पास करते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग। अगर एक्सेस डेप्रिसिएशन हो तो इन एंट्रीज के नाम भी हैं, क्योंकि आई कैप कभी कभी कहता है सिर्फ फला एंट्री पास करो। इस एंट्री का नाम होता है एलिमिनेशन, कि आप अपने एसेट्स को बुक वैल्यू पे लेकर आ रहे हो। इस एंट्री का नाम होता है रीवैल्यूएशन की एंट्री। ये एंट्री है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की, और ये एंट्री है एक्सेस डेप्रिसिएशन की, या इसको हम कहते हैं कि हम अपने जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है उसको रियलाइज कर रहे हैं। ये इसके कुछ नाम है। पेपर में अक्सर वो कहता है कि सिर्फ रीवैल्यूएशन की एंट्री पास करो, बाकी तीनों एंट्री पास ना करो। ऐसा वो पेपर में 2 दफा कह चुका है, 2 दफा इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। क्योंकि बात
उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हैं। उसके बाद पहली दफा अगर रिवैल्यूएशन हो रही हो तो एक्सेस डेप्रिसिएशन आती नहीं है, लेकिन अगर दूसरी दफा हो यानी हो रहा हो, दूसरा साल हो आफ्टर रिवैल्यूएशन, तो इट पॉसिबल कि आपकी ये एंट्री पास हो, रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेनर में। फिर हम एंट्री पास करते होते हैं एलिमिनेशन की, accumulated depreciation to asset, और फिर हम एंट्री पास करते हैं रिवैल्यूएशन की। ये ऑर्डर है रिवैल्यूएशन के अंदर एट द एंड और एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर के लिए। ओके होगी बात। अब आ जाते हैं अपने अपने लेजर्स पे। तो परेशानी की बजाय आप लोगों ने सिर्फ ये चीज देखनी है, सिर्फ इतनी सी चीज देखनी है कि आप अपनी रिवैल्यूएशन कर कब रहे हो। इन केस अगर आप कर रहे हो एट द स्टार्ट, सबसे पहले हमारे पास होता है ब्रॉ डाउन। मैं एसेट का लेजर बना रहा हूं, मैंने सिर्फ एंट्रीज सोचनी है। अगर मैंने कोई एसेट खरीदा तो मेरा एडिशन डेबिट साइड पर आएगा, अगर कोई एसेट बेचा तो उसका डिस्पोजल क्रेडिट साइड पर आएगा। और ये किस अमाउंट से आते हैं, एडिशन तो जाहिर सी बात है कॉस्ट पे आएगा, डिस्पोजल आएगा लास्ट टाइम रिवैल्यूएशन। जो लास्ट टाइम आपने रिवैल्यूएशन की थी ना, उस वैल्यू से एसेट डिस्पोज होता है, कॉस्ट से नहीं होता रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर, क्योंकि कॉस्ट उसकी खत्म हो जाती होती है। हमारी बुक्स के अंदर वो रिवैल्यूड अमाउंट पे आ रहा होता है। ये तो था कि अगर कोई एसेट बेचेंगे और खरीदेंगे। अब अगली बात आ गई रिवैल्यूएशन की। एट द स्टार्ट के अंदर सबसे पहली एंट्री पास होती है। अब मैं एंट्रीज ना रिवैल्यूएशन की बना रहा हूं। सबसे पहली एंट्री पास होगी accumulated depreciation to asset। याद आया। दूसरी एंट्री होती है या रिवैल्यूएशन सरप्लस आता है या रिवैल्यूएशन लॉस आता है। रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा तो एसेट मेरा डेबिट हो रहा होगा, और अगर रिवैल्यूएशन लॉस आएगा तो एसेट मेरा क्रेडिट हो रहा होगा। दूसरी एंट्री पास हो गई मेरी। तीसरी एंट्री पास होती है डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो एसेट में नहीं आएगा। चौथी एंट्री पास होती है रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग, वो भी यहां पर नहीं आएगा। तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैं इसको क्लोज कर दूंगा, तो मेरे पास यहां पर कैरी डाउन आ जाएगा। ये है मेरे एसेट का लेजर एट स्टार्ट ऑफ द ईयर अगर रिवैल्यूएशन हो रही हो। मेंटली तौर पर सोचो तो जहां मेरा एसेट डेबिट हो रहा है मैंने डेबिट किया, जहां पर मेरा एसेट क्रेडिट हो रहा है मैंने क्रेडिट किया। डन होगी बात क्लियर होगी। अच्छा, अब तो वैसे आप लोगों की ईदियां भी इकट्ठी हो गई होंगी, तो काइंडली जो लोगों को क्लास से डिसमिस किया जाता है उस चीज का ख्याल रखें, क्योंकि क्लास में डिसमिस होना आप लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, अगर एक तो नेट कनेक्शन सही रखें, दूसरा इन केस अगर कोई ड्यूज का मसला है तो तनवीर साहब से राब्ता करें। ठीक है, ताकि आपको कोई ज्यादा इशू का सामना ना करना पड़े। आपको फीस देनी इसलिए भी पड़ेगी क्योंकि फिजिकल क्लासेस स्टार्ट अगर होती हैं तो फिर आपको लाजमी देनी पड़ेगी, तो वो अब अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तालीम पर खर्च करते हुए कभी ना घबराया करें। हाँ, कपड़े जूता इन चीजों पर खर्च करते हुए फिर भी बंदा सोच ले, लेकिन तालीम पर खर्च करते कभी ना घबराया करें। इस वजह से आप लोगों को मैं खुद देख रहा होता हूँ कितने लोग क्लास से डिसमिस हो रहे होते हैं और फिर बाद में आते हैं। 2 मिनट बाद भी आओगे तो पता नहीं चलेगा कि हम चला के आ रहे हैं।
फिर बाद में आप रिकॉर्डिंग कहते हो। रिकॉर्डिंग का लिंक भी जब तक मेरे पास नहीं आता मैं आपको कैसे सेंड कर सकता हूँ? रिकॉर्डिंग का लिंक आता है तो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, उसी वक्त कर देता हूँ। चलें जनाब, ये था एट द स्टार्ट। अभी हम सिर्फ एसेट को यानी एसेट के अकाउंट को पूरा कर लेते हैं, एट द एंड भी और एट द स्टार्ट भी। अगर बल्कि पहले हम अपने ये एट द स्टार्ट कंप्लीट करें। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर। जी जनाब, सबसे पहले तो ब्रॉड ऑन आएगा, राइट। उसके बाद यहां पर हमारे पास आएगी पहली एंट्री होती है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। एसेट के नाम से हमारी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही होती है। अगर कोई एसेट डिस्पोज करते हैं उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी डेबिट हो जाती है। ये रिवैल्यूएशन की वजह से हुआ है, बल्कि रिवैल्यूएशन का कलर ही हम और कर देते हैं। रिवैल्यूएशन की वजह से जो एंट्री होती है वो एक एसेट, फिर एंट्री पास होती है तीसरे नंबर पे। पहली तो है ना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट, दूसरी एंट्री पास रिवैल्यूएशन की, तीसरी एंट्री पास होती है डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसमें एडिशन की डेप्रिसिएशन भी शामिल हो जाएगी, सारी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उसके बाद और कोई एंट्री पास नहीं होती, खत्म हो जाता है हमारा काम। उसके बाद हमारा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बाद एक लेजर बनता होता है रीवैल्यूएशन सरप्लस का। रीवैल्यूएशन सरप्लस का। रीवैल्यूएशन सरप्लस अगर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम उसको ब्रॉड ऑन में लिख लेंगे। फिर हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस के साथ टोटल 3 तरह का काम होता है। टोटल एक, जब एसेट हमारा रीवैल्यू होता है तो हम एसेट डेबिट करते हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट करते हैं। तो हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो जाता है एसेट के नाम से। एक बात। दूसरी बात, एक तो हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो जाता है किस नाम से? एसेट के नाम से। दूसरी बात, जब हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हो और बाद में आ जाए रीवैल्यूएशन लॉस, सरप्लस पहले पड़ा हो और हमारा आ जाए लॉस, तो हम पहले अपना रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करते हैं, और वो भी किस नाम से डेबिट हो रहा होता है? एसेट के नाम से। ये कब ऐसा होता है? जब हम ये एंट्री पास हो रही होती है रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट और एसेट क्रेडिट। आपको याद हो तो सरप्लस वाली अमाउंट यहां पर आ जाएगी एसेट के नाम से। एक चीज और होती है, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। ये हमेशा नहीं होता, अगर होगा उस साल तो करेंगे। हर साल का अपना लेजर होता है। जिस साल सरप्लस होगा लिखेंगे, नहीं होगा नहीं लिखेंगे। हम अपने साल की एंट्रीज के अंदर देखेंगे कि सरप्लस किसी जगह डेबिट या क्रेडिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस तरह से ये हमारी कुछ चीजें आ जाती हैं, और अगर कोई सरप्लस बनता है तो वो कैरिड ऑन में आ जाता है। मैं तो कहता हूं अगर एट द एंड हो या एट द स्टार्ट हो, हम जर्नल एंट्रीज तो देखते जाते हैं। सिर्फ जर्नल एंट्रीज को आपने कंसीडर करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना, सिर्फ जर्नल एंट्रीज को देखना है। तो बात समझ लगी ना? आगे चलें, अगला सवाल देखते हैं, फिर सॉरी अगला लेजर देखते हैं। उसके बाद आता है रिवैल्यूएशन लॉस का, भी बिल्कुल ऐसे ही है।
रिवैल्यूएशन लॉस का ना ब्रॉड ऑन कैरी डाउन नहीं लिखते होते। रिवैल्यूएशन लॉस का ना कोई ब्रॉड ऑन लिखते हैं ना कोई कैरी डाउन लिखते हैं। सिर्फ जब लॉस आ जाए, जब एंट्री के अंदर गेन या लॉस आ जाए ना, तो वो लिखते हैं। सपोज दैट मेरी एंट्री के अंदर रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट हो रहा है एसेट के नाम से, रिवैल्यूएशन लॉस। अहमद रजा पूछता है कि सर ये सरप्लस का ब्रॉड ऑन कौन सा होता है? वो जो आ रहा होता है मेरे भाई, जितना बच जाता है ना वो अगले साल ब्रॉड ऑन बन जाता है। यानी सपोज दैट आई सरप्लस आया इस साल, जितना डेबिट क्रेडिट हो गया, जो बाकी बच गया वो कैरी डाउन में आ जाएगा, अगले साल वो ब्रॉड ऑन में आ जाएगा। लेकिन रिवैल्यूएशन लॉस का नो ब्रॉड ऑन नो कैरी डाउन। जितना हमारा सरप्लस या लॉस एंट्रीज के अंदर आ गया, इसको क्लोज करते हुए जो बच गया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिख देंगे। कैरी डाउन नहीं लिखेंगे, बल्कि जो भी बच जाएगी अमाउंट वो किस नाम से लिख देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिख लेंगे। रिवैल्यूएशन लॉस का जो जितना भी ब्रॉड ऑन या कैरी डाउन होता ही नहीं है, जितना पूरे साल के जो एंट्रीज हैं वो लिखने के बाद, चाहे डेबिट साइड पर अमाउंट आ रही हो चाहे क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आ रही हो, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिख देते हैं। डन। रिवैल्यूएशन लॉस क्रेडिट भी तो हो सकता है। क्या कह रहे हो? रिवैल्यूएशन लॉस क्रेडिट साइड पे भी तो आएगा एसेट के नाम जितना से। मर्जी आएगा, जितनी एंट्रीज रिवैल्यूएशन लॉस की आ जाएंगी उसको लेजर के अंदर पोस्ट कर देंगे। जिस साइड पर बैलेंसिंग फिगर आ रही होगी उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिख देंगे, कैरी डाउन के नाम से नहीं लिखेंगे। क्लियर होगी बात? एंड लास्ट वन इज रिटेन्ड अर्निंग का लेजर। रिटेन्ड अर्निंग के लेजर को कुछ भी नहीं करते, सिवाय जितना सरप्लस रिटेन अर्निंग को चार्ज हो गया ना रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से, बस इसको बैलेंस भी नहीं करते। जितनी अमाउंट लिखेंगे खत्म। हर साल डेट लिखकर जो अमाउंट सरप्लस में आती है जस्ट उसको लिख देते हैं, उसको ना बैलेंस करते हैं, कुछ भी नहीं करना उसका, ना ब्रॉड ऑन ना कैरी डाउन ना बैलेंस ना बैलेंसिंग फिगर, बस जो जो अमाउंट जिस साल आती जाएगी वो लिख देते हैं, खत्म। क्योंकि रिटेन अर्निंग का लेजर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे IAS 1 के अंदर प्रॉपर। ठीक है मेरे भाई, तो ये थे हमारे लेजर्स। चलें फिर हम ऐसा करते हैं कि आप ये करो काम, कल से फिर हम IAS 1 शुरू करते हैं, ठीक है? और कल से अपना बोरियां बिस्तर तैयार कर लो पढ़ने वाला, अपनी जो जहां पर आपने स्टडी करनी होती है, क्योंकि कल से इंशाल्लाह समझो कि जिस बंदे ने कल से सीरियस होकर पढ़ना शुरू कर दिया ना, तो वो भी इंशाल्लाह पेपर पास कर लेगा। ठीक है जनाब? सर जी जियोन भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो क्लास मिस हो गई, शुरू से थोड़ी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? यार आज सिर्फ लेजर ही पढ़ाए हैं, फिर भी मैं सर फिर ये इस टॉपिक में मसला हमारा कर सके। एक्सट्रैक्ट मैंने वैसे पढ़ा दिए थे, एक्सट्रैक्ट मैंने पढ़ा दिए थे, लेकिन फिर भी दोबारा पढ़ाने हैं, लेकिन दोबारा बाकी टॉपिक्स पढ़ने के बाद, ठीक है? पहले 2 सेक्शन पढ़ने के बाद फिर मैंने आपको बाकी यानी करवाना है IAS 16 के बाकी छोटे छोटे टॉपिक जो है नॉन करंट एसेट्स के। ठीक है जनाब? ओके जी, अल्लाह हाफिज।